कि कंडीशन होना चाहिए, एक का प्रभाव दूसरे में पड़ना चाहिए और दूसरे का प्रभाव तीसरे पे। इस तरीके से कंडीशंस जब होंगी, जब एक इवेंट दूसरे इवेंट पे बेस करेगा तो उसको बोलेंगे कंडीशनल इवेंट। ठीक है, और इसमें हमारे पास दो अंतर है। उसमें हम मल्टीप्लिकेशन में क्या पढ़ रहे थे, मल्टीप्लिकेशन में जो था वहां इंडिपेंडेंट इवेंट, किसी का दूसरे पे प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब हम आएंगे कंडीशनल थ्योरम में, तो कंडीशनल थ्योरम में हमारे पास इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ईच सक्सेसिव इवेंट इवेंट अगला जो भी होगा वो प्रीवियस इवेंट पे करेगा। इसमें क्या होगा, ईच सक्सीडिंग इवेंट is dependent on the previous event. Each succeeding event is dependent on previous event. Dependent on previous इवेंट, मतलब पहले जो घटना घटित हुई है वो अगली घटना को प्रभावित करेगी। यहाँ पे ए बी को प्रभावित कर सकता है और बी ए को प्रभावित कर सकता है। अब कौन किसके साथ कैसे रिलेटेड है उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पे फॉर्मूला ऑलमोस्ट वही होता है, केवल चेंजेस क्या होती है मैं बता रहा हूं। यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि फॉर्मूला लिखते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी। फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं पी ए इंटरसेक्शन बी और फॉर्मूला यही रहेगा। अब हम बात करें कि ए पे डिपेंड कर रहा है कि बी पे डिपेंड कर रहा है, तो बी किस पे डिपेंड कर, पहले वाले केस में बी ए पे डिपेंड कर रहा है, तो पी ए इंटू पी बी बाई ए लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, बी डिपेंडेंट हो रहा है ए पे। अगर इसी केस को अगर हम बात करने जाए दूसरे तरीके से बात करें कि अब ए डिपेंडेंट हो जाए ए पे, तो इसको हम फिर से लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए इनटू पी ए बाई बी। मतलब डिपेंडेबिलिटी हट रही है, पहले घटना की दूसरी घटना पर प्रभाव डाला और दूसरी घटना को पहले घटना पर प्रभाव डाला। इसलिए B is dependent on A और A is dependent on B। यहाँ डिपेंडेबिलिटी एक दूसरे के ऊपर हो रही। तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि पहली घटना का प्रभाव दूसरी घटना पे पड़ा। अब हम इसको, अगर ये तो दो इवेंट हो गए, अगर तीन इवेंट होंगे तब क्या होगा, तो आइए उसको भी देख ही लेते हैं। ये हम इसको करते हैं यहां पे if टू इवेंट्स, अगर दो इवेंट होते हैं तो इस तरह का होता है। अगर मोर देन टू होगा तब क्या होगा, तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला यही रहता है, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होती हैं, लेकिन चूंकि समझने के लिए मैं इसको अलग से लिख रहा हूं पी ए बी एंड सी, या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी लिख सकते हैं। हमने जानबूझ के लिखा एंड, ताकि आपको ये समझ में आए कि इस तरह से भी लिखा हुआ मिलेगा तो इसका मतलब ये किस पे डिपेंड करेगा, ये है कंडीशनल थ्योरम। पी ए पे डिपेंड किया इनटू पी, अब पी के दूसरी घटना में प्रभाव पड़ेगा, यानी बी किस पे डिपेंड करेगा, ए पे, पी बी बाई ए इनटू, अब दो घटनाएं प्रभावित किस पे होंगी, तीसरी घटना, दोनों घटनाओं को प्रभावित कौन करेगा, तीसरी घटना करेगी सी किसको प्रभावित करेगी, तो किसकी बेसिस पे होगी, तो ए बी की बेसिस पे होगी। तो इसको हम इस तरीके से फॉर्मूले में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये तो कंडीशनल थ्योरम का फॉर्मूला। अब इसी में एक छोटा सा इलस्ट्रेशन होगा, ये क्या, चलिए
एक सवाल लिखते हैं। 3 cards are drawn from a pack of cards. Find out the probability of happening. Queen, probability of happening a queen without replacement. ठीक है, क्वीन का होना अगर विदाउट रिप्लेसमेंट में है तो क्वीन कितनी होती है, यानी पीए हमारे पास कितना हो सकता है। क्वीन हमारे पास टोटल 4 होती है। आपको मालूम है 4 कलर के कार्ड में एक एक क्वीन होती है, तो पीए हमारे पास कितना हो जाएगा, पीए हमारे पास हो जाएगा 4/52। क्वीन तो हो गया और 4 कार्ड आपको निकालना है, नहीं सॉरी 3 कार्ड निकालना है। तो आपके पास क्वीन का होना यानी पीए आपके पास ये हो गया। अब पीबी दूसरी घटना किस पे डिपेंड करेगी, तो पहली घटना के ऊपर डिपेंड करेगी। तो पीबी बाई ये कितना हो जाएगा, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो पीबी आपके पास यहाँ पे हो सकता है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब मैंने पहले ही कहा कि आपको निकाल लिया गया। एक कार्ड मैंने पहला निकाला तो 4/52 हो गया, कार्ड निकाला तो आउटकम में भी कमी हो जाएगी और डिनोमिनेटर में भी कमी हो जाएगा। यानी दूसरी बार हमारे पास 3 ही क्वीन बचा हुआ है। वो कितने कार्ड के टोटल कार्ड से, 51 कार्ड से, क्योंकि एक कार्ड निकल चुका है। अगर हम यहीं पे पीसी की बात करने चलेंगे, आपको ए भी तो मालूम चल गया। अगर हम यहीं पे बात करें पीए और पीबी तो हमको मालूम चल गया। ये ऐसा क्यों हुआ कि 3/51 और 4/52? ऐसा इसलिए हुआ कि हमारा एक एक कार्ड निकल गया। तो हमारे पास ये 2 तरह की चीजें हो गई। अब पी सी ए बाई बी, अब 2 कार्ड जो है हमारे पास, तीसरा इवेंट है पीसी। तो पीसी के लिए अब क्या होगा कि 2 कार्ड इसके निकल चुके हैं, पहला 4 वाले के लिए, दूसरा 3 वाले के लिए। अब कितना कार्ड बचा है, तो 2 कार्ड बचा है, उसमें से कितने कार्ड में से निकाले जाएंगे हम, तो नीचे अब बचेगा 50 कार्ड, तो इसमें से निकाले जाएंगे। तो पीसी अब हमारे पास आ गया। तो अब हम इसको पीसी क्या, ये पीसी ए बाई बी, क्योंकि ए और बी पे बी के डिपेंड कर रहा है। मैंने यहाँ थोड़ी सी गलती करी है, यहाँ पी नहीं, पी बी बाई ए। अब आपको तीनों चीज मिल गया है, तीनों चीज को यहाँ उठा कर लाइए और यहीं फिर से इसको रख दीजिए और इसका आंसर निकाल दीजिए, जिसको हम लिख सकते हैं यहीं पे कि 4/52, 3/51 और 2/50। 4/52, 3/51 और 2/50। इन सबको जब सॉल्व करिएगा तो अपने आप आ जाएगा आपका आंसर 5525। जब ये करिएगा तो आ जाएगा 5525। तो ये होता है कंडीशन। पहले का इफेक्ट दूसरे पे पड़ रहा है और दूसरे का इफेक्ट तीसरे पे पड़ रहा है, तो इसको बोलेंगे कंडीशनल थ्योरम। अब हमको 2 और चीज केवल समझना है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, जिसके साथ हमारी प्रोबेबिलिटी समाप्त हो। तो पहले हम परमुटेशन को समझ लेते हैं कि परमुटेशन बनाते कैसे। परमुटेशन को हिंदी में कहते हैं क्रमचय। परमुटेशन को हिंदी में कहते हैं क्रमचय। क्रमचय में क्या होता है, मतलब परमुटेशन में क्या होता है कि सर्टेनिटी होती है कि आपको एक ऑर्डर को मेंटेन करना है और इसके अलग अलग तरीके होते हैं। परमुटेशन में जब वस्तुओं को निश्चित क्रम में हम
इसमें क्रम जो होगा वो निश्चित होगा और निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना ही परम्यूटेशन कहलाता है। प्रोबेबिलिटी में आया परम्यूटेशन। प्रोबेबिलिटी के भीतर हम लोग को पढ़ना है परम्यूटेशन। और परम्यूटेशन में क्या होता है कि ऑर्डर जो होता है डिफिनिट होता है, डिफिनिट ऑर्डर मतलब व्यवस्थित करने का क्रम जो होगा वो पहले से डिफाइंड होगा, उसी तरीके से आपको व्यवस्थित करना है, एक क्रम में व्यवस्थित करना है। अगर n संख्या की वस्तु है और r का अरेंजमेंट करना है और n असमान वस्तु है, n जो है वो असमान है, डिफरेंट, ठीक है, n असमान है और उसमें से r वस्तुओं को चुनकर अरेंज करना है। वस्तुओं की संख्या मैंने माना n और n एक पूरा असमान है, जैसे 1 2 3 4 5 6। इस असमान वस्तुओं से वस्तुओं का अरेंजमेंट करना, वस्तुओं में से वस्तुओं का अरेंजमेंट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा NPR as equals to n factorial divided by n minus r factorial, n factorial divided by n minus r factorial। इस तरह का फॉर्मूला हमारा रहेगा। लेकिन इसमें एक चीज होना चाहिए कि वस्तुएं जो हो वो असमान, क्रम जो है व्यवस्थित करना है किसी को, तो वहां हम लगाएंगे परम्यूटेशन। जैसे हमारे पास अगर सवाल है कि कोई संख्या दी गई है और उनको व्यवस्थित क्रम में करिए, हाउ मेनी नंबर्स, क्वेश्चन लेते हैं या क्वेश्चन लेते हैं, हाउ many numbers can be arranged या formed by taking different numbers or 3 digits at a time, 3 digits at a time। कहने का मतलब कि कितने नंबर के अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं अगर 3 संख्याएं एक बार ली जाती हैं, ठीक है, एट अ टाइम, आउट ऑफ 1 3 5 7 9, आउट ऑफ 1 3 5 7 एंड 9, अगर ये संख्याएं हैं 1 3 5 7 और 9, तो कितने शब्द बनाए जा सकते हैं और इनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट कर देते हैं, यहां लिख देते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब इनका फेरबदल नहीं होगा। तब हमारे पास फॉर्मूला यही लग सकता है, क्योंकि ये संख्या है और संख्या को दूसरे से हमको ये संख्या सारी अलग अलग है, 1 अलग है, 3 अलग है, 5 अलग है और 7 अलग है। तो यहाँ हम फॉर्मूला लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, np
इक्वल्स टू n फैक्टोरियल दिखाई हुआ है डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं n फैक्टोरियल के लिए n की संख्या और कर सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r। तो n की संख्या है हमारे पास 5 और बनाना कितने डिजिट का है, r हमारे पास 3 का कॉम्बिनेशन बनाना है 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं 5 4 3 2 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, ये दोनों कट जाएगा तो आपके पास हो जाएगा 60। तो 60 नंबर्स कैन बी मेड। तो इस तरीके के जब सवाल दिए होंगे तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास इसमें भी अलग अलग तरीके का दिया होता है, अलग अलग तरीके के सवाल दिए होते हैं। जब n असमान वस्तु हो तो उसमें से r को निकालने के लिए परम्यूटेशन का कौन सा फॉर्मूला लगेगा। इसी तरीके से हो सकता है कि कुछ संख्याएं समान हो, उस समय कौन सा लगेगा। बिना टाइम दिए इसको मैं अभी पूरा करता हूं। अब क्या है कि उसमें से कुछ मिलते जुलते भी, यदि n वस्तुओं में से n1 एक प्रकार की, n2 दो दूसरे प्रकार की, यदि n वस्तुओं में n1 एक प्रकार की, n2 दूसरे प्रकार की, इस तरीके से अलग अलग प्रकार की दी होगी, ठीक है। क्योंकि n हमारा जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है n1 प्लस n2 प्लस n3 अप टू nk, ठीक है। तो इसमें से अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हों जिसका कुछ कुछ कॉम्बिनेशन हो। तो यहाँ पे हमारे पास n का फॉर्मूला लगता है परम्यूटेशन में, n का फॉर्मूला हम लगाते हैं n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n1, n इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल अप टू n3 फैक्टोरियल अप टू nk फैक्टोरियल। अब ये कहने का मतलब क्या है, इस तरह का सवाल मिलेगा जिसमें हमको इस तरह की बात समझ में आई, तो इसको समझने के लिए हम लेते हैं कि हाउ मेनी नंबर्स कैन बी मेड, मतलब हाउ मेनी वेज नंबर्स कैन बी मेड। या एक सवाल लेते हैं कि लेटर्स को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर्स, इन हाउ मेनी वेज लेटर्स कैन बी अरेंज्ड, can be arranged if word is better। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बेटर शब्द लिखा है, इसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करें। तो बेटर शब्द को देखिए अलग अलग तरीके का है। मैं फिर से इसको लिखता हूं B E T T E R। समझिए कि यहाँ पे B कितने बार है, एक बार है, ठीक है। E कितने बार है, तो E हमारे पास 2 बार आया है,
T कितने बार आया है? 2 बार आया है। R कितने बार आया है? 1 बार आया है। ठीक है, तो यही जितनी बार आया है ये हमारा N1 N2 N3। तो हमारे पास संख्या कितनी है टोटल? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे n कितना हो गया? n = 6। अब ये हमारे पास, इसको हम कर सकते हैं कि ये हमारा N1 है, ये हमारा N2 है, ये हमारा N3 है, ये हमारा N4 है। अब सीधे सीधे फॉर्मूले पे रख लीजिए ऊपर में। तो हम n के लिए रख दिया हमने 6 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय N1 के लिए हमने लिखा 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। इसके बाद 2 फैक्टोरियल E के लिए लिखा, फिर 2 फैक्टोरियल D के लिए लिखा और 1 फैक्टोरियल R के लिए। जब इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा 6 5 4 फैक्टोरियल कैसे फैक्टर करते हैं? 6 5 4 3 2 1। और अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 × 2। ठीक है, क्योंकि 1 फैक्टोरियल मतलब मल्टीप्लाइड बाय 1 × 2 कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इनटू 1 करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से हम करेंगे तो ये टोटल सॉल्व आपका हो जाएगा और टोटल सॉल्व होने के बाद ये आ जाएगा 180। तो इस तरह का जब अरेंजमेंट मिलेगा तो परमुटेशन के इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। फिर हमारे पास हो सकता है कि अगर सर्कुलर रूप की बात करें, सर्कुलर परमुटेशन दिया हो, जैसे होता है ना कि 4 लोगों को एक साथ बैठाना है तो कैसे बैठा सकते हैं, यदि एक का स्थान का परिवर्तन किया जाए तो उसको बोलते हैं सर्कुलर परमुटेशन। तो सर्कुलर परमुटेशन में जब हम सर्कुलर परमुटेशन की बात करते हैं तब हमारे पास फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल। सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन, सर्कुलर परमुटेशन मतलब कि चारों ओर से बैठने वाला, जो सवाल गोल में जो अगर दिया हो, किसी सवाल करते हैं गोल मेज में चारों तरफ बैठने वाला सवाल, चारों तरफ बैठने का जब चर्चा किया गया हो सवाल में, तब हम इस सर्कुलर परमुटेशन का प्रयोग करते हैं। और इस सर्कुलर परमुटेशन में हम n-1 फैक्टोरियल का प्रयोग करते हैं। इसमें फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है n-1 फैक्टोरियल। n-1 फैक्टोरियल हो जाता है। चलिए इसके लिए एक सवाल देते हैं ताकि आपको